अगर आप चाहते हैं कि थ्योरम्स के ऊपर आपकी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बने, तो उसके लिए 2 बातों का ख़्याल आपको रखना पड़ेगा। नंबर 1, आपके बेसिक कांसेप्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और नंबर 2, ज्योमेट्री से रिलेटेड जितनी बेसिक नोटेशंस हैं, वो आपको आनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में इन दोनों बातों के ऊपर काम किया जाएगा और ये दोनों चीज़ें इंशाअल्लाह आपको सिखाई भी जाएँगी और इनकी रिहर्सल और प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़। फर्स्ट, इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ अ स्ट्रेट लाइन और इसकी नोटेशन और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो बोर्ड में एमसीक्यूज़ में पूछी जाएँगी आपसे। आप याद रखिएगा, दिस शेप इज़ नोन एज़ अ स्ट्रेट लाइन। फिर इसकी डेफिनेशन के बाद आपने जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है। नंबर वन नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इसकी लेंथ क्या होती है। आप याद रखिएगा, ये जो जियोमेट्रिक लाइन होती है इसकी लेंथ होती है इनफिनिट। ठीक है, इसकी लेंथ क्या होती है? इनफिनिट लेंथ होती है। फिर इसके बाद चूंकि इसकी इनफिनिट लेंथ होती है, तो इनफिनिट लेंथ की वजह से इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अ स्ट्रेट लाइन हैज नो एंड पॉइंट। फिर इसकी नोटेशन आपने याद रखनी है। नोटेशन कैसे बनती है? इनफिनिट स्ट्रेट लाइन या लाइन के ऊपर किसी भी जगह पर दो पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इस फर्स्ट को हम कह देते हैं पॉइंट ए और सेकंड इज पॉइंट बी। फिर इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा जाता है लाइन ए बी। मैथमेटिकल नोटेशन इसकी ऐसे लिखते हैं, ए बी के ऊपर टू साइडेड एरो लगाया जाता है और ये दोनों नोटेशंस इक्वल होती हैं। आप इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स चूंकि इसकी लेंथ इनफिनिट होती है। ये वर्डिंग भी आपको साथ प्रोवाइड की जा रही है ताकि आपके अपने जो है वो नोट्स भी बन जाए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कि व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहली बात कि दिस शेप इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट। ये होती क्या है, ये बनती कैसे है? ये जो ऊपर आप लोगों ने इनफिनिट स्ट्रेट लाइन पढ़ी है उसके किसी भी एक फाइनाइट पोर्शन को, फाइनाइट पार्ट को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एनी फाइनाइट पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये जो ऊपर लाइन है इसका कोई फाइनाइट पार्ट आप ले लो किसी एक पॉइंट ए से लेके किसी दूसरे पॉइंट बी तक, इस फाइनाइट पार्ट को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसकी नोटेशन कैसे बनती है, सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूं। सिमिलरली इसके जो दो एंड पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इसको अगर आपने ए बी बोला है तो इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा जाता है लाइन सेगमेंट ए बी। और मैथमेटिक्स में इसकी नोटेशन ये होती है, ए और बी को लिख के इसके ऊपर ये फाइनाइट लाइन सेगमेंट का सिंबल डाला जाता है। दोनों बातों का एक ही मतलब है, यानी आप इसको थ्योरम्स लिखते वक्त दोनों तरीकों से लिख सकते हो। इसके बाद जैसे इसकी डेफिनेशन से जाहिर है कि लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है इट इज ऑलवेज फाइनाइट। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि लाइन सेगमेंट हैज फाइनाइट लेंथ, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इट इज ट्रू। चूंकि फाइनाइट लेंथ होती है सो इसके दो एंड पॉइंट्स होंगे आपके पास, ए और बी। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स कितने होते हैं। तो ये भी हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स और उसके बाद लाइन सेगमेंट हैज अ फाइनाइट लेंथ। लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइनाइट होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास रे। रे क्या होती है? सबसे पहले इस शेप को देख लेते हैं। दिस शेप इज कॉल्ड अ रे। फिर उसके बाद आप याद रखिएगा, ये जो रे होती है इसका एक एंड पॉइंट होता है ऐसे। ठीक है, रे का एक एंड पॉइंट होता है। ये क्वेश्चन भी पास पेपर्स में पूछा जा चुका है। फिर हम ये देखते हैं कि इसकी नोटेशन क्या होती है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसके फॉर एग्जांपल एंड पॉइंट को ए कह दो और आगे किसी भी दूसरी जगह पे हम एक और पॉइंट ले लेते हैं बी और इंग्लिश में इसको लिखते हैं हम रे ए बी। और मैथमेटिकली इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ए बी के ऊपर वन साइडेड एरो डाला जाता है। और ये दोनों बातों का एक ही मतलब है। आप थ्योरम्स वगैरह लिखते वक्त, गिवन टू प्रूफ करते वक्त भी आप जो है ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो इसको। इसके बाद जैसे मैंने बता दिया कि रे हैज वन एंड पॉइंट। ये बात एमसीक्यूज में कई बार बोर्ड वाले पूछ भी चुके हैं।
और इसकी लेंथ इनफिनिट होती है। रे हैज एन इनफिनिट लेंथ, क्योंकि ये जो है राइट हैंड साइड से इसकी लेंथ आगे कंटिन्यू करती चली जाती है और ये इनडेफिनाइटली इंक्रीज करती चली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, एंगल। एंगल की सबसे पहले मैं आपको नोटेशन बता दूं अगर आपको नहीं आती। एंगल को इस सिंबल के साथ डिनोट किया जाता है। ये ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है एंगल। इसका मतलब क्या होता है? एंगल। सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर हम दो रेज ले लें, यहां पे मैं लिखता हूं, दो रेज ले लें। एक रे को हम नाम देते हैं रे ओ ए और सेकंड रे को हम नाम देते हैं रे ओ बी। तो जब भी दो रेज ओ ए एंड ओ बी को उनके एंड पॉइंट से ज्वाइन किया जाता है, ठीक है, तो ये पॉइंट ओ दोनों का कॉमन पॉइंट बन जाता है। इस कॉमन पॉइंट का एक नाम होता है, दिस कॉमन पॉइंट ओ इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और एंगल क्या होता है? इन दोनों रेज के दरमियान ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होती है, दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ए ओ बी। इसके बाद आपने यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि ये जो सारा पोर्शन है, इन दोनों लाइनों के रेज के अंदर वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द एंगल। ये एंगल का इंटीरियर रीजन होता है। और इसकी दूसरी साइड पे ये वाला जो रीजन होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड एक्सटीरियर रीजन ऑफ द एंगल। ये एंगल का एक्सटीरियर रीजन होता है। फिर इसकी डेफिनेशन की वर्डिंग लिख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। फिर इसकी नोटेशन आपको आनी चाहिए कि इंग्लिश में ऐसे लिखोगे एंगल ए ओ बी, और मैथमेटिकली इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है एंगल ओ बी, ए ओ बी। ये जो उल्टे 7 जैसा सिंबल है, दिस रिप्रेजेंट्स एन एंगल। और दोनों तरीकों का एक ही मीनिंग है, दोनों तरीकों से आप एंगल को एक्सप्रेस कर सकते हो। यहाँ एक और बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। ये जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये ध्यान से सुनिएगा। थ्योरम्स लिखते हुए बच्चे मिस्टेक करते हैं नोटेशन की, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। तो यहां पे आप जरा देखें, इस एंगल ए ओ बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ एंगल ओ। जरा ध्यान करो, जो एंगल का वर्टेक्स है, यानी जिस पॉइंट के ऊपर एंगल मौजूद है, किसी भी नोटेशन में वो वर्टेक्स ओ हमेशा सेंटर पे आता है। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। यानी अगर कोई स्टूडेंट एंगल ए ओ बी को एंगल ए बी ओ लिख देगा तो वो गलत होगा। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और तलब है कि जब ये सिचुएशन बन रही हो, फॉर एग्जांपल यहाँ एक और एंगल में ड्रॉ करता हूँ। अब आप जरा गौर करो, पॉइंट ओ के ऊपर आपके पास टोटल 3 एंगल्स बन रहे हैं। पॉइंट ओ के ऊपर आपके पास टोटल 3 एंगल्स बन रहे हैं। एक है ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक इन दोनों का सम। तो अगर इस सिचुएशन में जब 3 एंगल्स बन रहे हो किसी पॉइंट के ऊपर, तो जब आप ऐसे लिखते हो तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इससे क्या होती है? कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अगर आपने कहीं पे एंगल ओ लिख दिया, तो इससे क्या मुराद है आपकी? एग्जामिनर क्या समझेगा? उसको ये बात भी माइंड में आ सकती है कि शायद स्टूडेंट ए ओ सी कहना चाह रहा है, या उसके माइंड में ये भी बात आ सकती है कि स्टूडेंट जो है वो शायद एंगल बी ओ सी कहना चाह रहा है, या उसके माइंड में ये बात भी आ सकती है कि स्टूडेंट जो है वो एंगल ए ओ बी कहना चाह रहा है। तो देखो, जब एक पॉइंट पे 3 एंगल्स बन रहे हो, 3 डिफरेंट एंगल्स बन रहे हो, तो फिर तो फिर जो है ये सिंगल अल्फाबेट वाली नोटेशन को अवॉइड किया जाता है और ये 3 लेटर्स वाली नोटेशन को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू इज, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अ जियोमेट्रिक पॉइंट? याद रखिएगा, ये जो जियोमेट्रिक पॉइंट होता है, इसको डॉट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और इस पॉइंट की लेंथ भी 0 होती है, इसकी जो है विड्थ भी 0 होती है और इसकी हाइट भी 0 होती है। तो ओवरऑल अल्टीमेटली इसकी डायमेंशन भी 0। सो फर्स्ट एमसीक्यू का राइट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन। सेकंड एमसीक्यू, ये पास पेपर्स में आ चुका है डिफरेंट बोर्ड्स में मेनी टाइम्स। द क्वांटिटी ए बी इज सेम एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आप याद रखिएगा, अगर आपके पास एक फाइनाइट लाइन सेगमेंट आपने लिया है ए बी, तो इसके मैग्नीट्यूड को या इसकी मेजरमेंट को 3 तरीकों से लिखा जाता है। ऐसे भी लिखा जाता है, फिर इसको सिंपली ऐसे भी लिखा जाता है, कोई ऊपर लाइन वगैरह नहीं आएगी। और चैप्टर नंबर 9 में आप सीखोगे कि इसको
सो इसको यूं भी लिखा जाता है, लाइन सेगमेंट ए बी का मॉड या मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखो इस हिसाब से राइट ऑप्शन इसका क्या बन रहा है, अल्फा ऑप्शन। फिर इसके बाद थर्ड एमसीक्यू है, अ ट्राइंगल हैज हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स। ये आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी ट्राइंगल ले लो बेटा, उसके अंदर 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। सो अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, सॉरी 3 sides and 3 angles, therefore in total उसके पास 6 elements होते हैं। डेल्टा ऑप्शन is right option। MCQ number 4, if the sum of two angles is 90 degrees then these angles are called complementary angles, this statement is true। ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद भी करना है और समझना भी है। एग्जाम्पल मैं आपको यहां से बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मैं आपसे कहता हूं चेक करके बताओ क्या 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कैसे पता चलता है ये ऐसे पता चलता है कि आप दोनों को प्लस कर दो, अगर प्लस करने से आंसर 90 आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। अगर इनको प्लस करने से 90 ना आए तो फिर उस सूरत में ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स नहीं होंगे। तो प्लस करके हम देख लेते हैं, हम जानते हैं कि सिंस 30 plus 60 is equal to 90 degrees, therefore 30 and 60 are complementary angles of each other। अब आप बताओ 50 और 10 क्या ये एक दूसरे के complementary angles होंगे? No, because their sum does not give us a right angle। नेक्स्ट एमसीक्यू में सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन है कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 then these angles are called supplementary angles। this statement is also true। for example supplementary angles की एग्जांपल हम ले लेते हैं 30 and 150। 150 and 30 are supplements of each other because their sum is equal to 180, whereas 20 and 70 are not supplementary angles because their sum is not equal to 180 degrees। MCQ number 6, a line segment is of infinite length। this statement is false क्योंकि हमने अभी स्टार्ट में पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइनाइट। MCQ number 7, a line has how many end points। हमने पढ़ा था कि ये जो लिखा हुआ है लाइन, लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, इनफिनिट स्ट्रेट लाइन, तो उसकी लेंथ क्या होती है, इनफिनिट होती है। ठीक है, तो इनफिनिट होने की वजह से उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। MCQ नंबर 8, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। ये हम पढ़ चुके हैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। MCQ नंबर 9, व्हाट इज द नोटेशन फॉर एंगल AOB। एंगल AOB को आप किस किस नोटेशन के साथ डिनोट कर सकते हो। एंगल AOB को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम पढ़ चुके हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। MCQ नंबर 10, which of the following pair does not contain complementary angles। ये 3 पेयर्स नीचे आपको गिवन है, अल्फा बीटा चार्ली ऑप्शन में। तो किसी एक पेयर में आपने तलाश करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसके पास नहीं है, वो कौन सा पेयर है। तो वन बाय वन हम तीनों को ट्राई कर लेते हैं। देखो इन दोनों को प्लस करो, 25 प्लस 65 90 बनते हैं, सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसने पूछा है कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का नहीं है, तो 30 प्लस 60 करो, ये भी 90 बनता है। 41 प्लस 29 आप करो तो ये 70 बनता है इनको प्लस करने से। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।